हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में नॉर्मलाइजेशन की सीरीज़ में हम अगला सीक्वेंस लेकर के आए हैं BCNF या फिर बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म भी जिसे हम बोलते हैं, और इसे साथ के साथ 3.5 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी बोला जाता है। क्योंकि जब मिस्टर कॉड जो हमारे एडलर कॉड जो हैं जिन्होंने जो है ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स बनाई थी, ठीक है, जिन्होंने इनका इन्वेंशन किया था, उन्होंने फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सेकेंड और थर्ड तक तो उसको इन्वेंट कर लिया। उसके बाद में वो काफ़ी कंफ्यूज थे कि आगे इसको कैसे एक्सपांड करना है। तब उन्होंने जो है रेमंड एफ बॉयस जो है उनकी हेल्प ली, और इन दोनों ने मिलकर यानी एडगर कॉड और मिस्टर बॉयस इन दोनों ने मिलकर के जो है एक नई नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्रिएट करी जो कि थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, और इससे इन दोनों ने अपने सरनेम को मिक्स करके बनाया बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म। इसलिए इसको BCNF या बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म बोला जाता है। एंड 3.5 क्यों? क्योंकि इसके बाद में फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी आई, ठीक है, इसलिए इसको 3.5 भी बोला जाता है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, यानी किसी भी टेबल को अगर BCNF में कन्वर्ट करना हो तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन जो है वो है कि टेबल जो है वो 3NF में होनी चाहिए, यानी ऑलरेडी टेबल थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि टेबल सेकंड जो है सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में है एंड उसको डायरेक्टली BCNF में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यों? जब मैं टेबल का एग्जाम्पल दूंगा तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अभी के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि टेबल 3NF में होना ही चाहिए, लेकिन कुछ टेबल एज ए एक्सेप्शन सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म से भी BCNF में कन्वर्ट की जा सकती हैं, ठीक है। और जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो कि वायोलेट नहीं किया जा सकता वो ये कि जितनी भी नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, ठीक है, यानी कि x टेंड्स टू y, तो वहाँ पे x जो है वो सुपर की होना चाहिए, ठीक है। अभी ये नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, ठीक है, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, इन सब के वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप वहाँ से वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको नॉर्मलाइजेशन आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर भी यहाँ पे एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। उससे पहले देख लेते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। जब किसी टेबल में कोई भी दो कॉलम है, सपोज जैसे किसी टेबल में 3 कॉलम है, A, B एंड C, 3 कॉलम है टेबल के अंदर, तीनों एट्रीब्यूट हो गए, यानी 3 कॉलम वाली टेबल हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, B जो है वो अपने रिकॉग्निशन के लिए A पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि A है तो ही B को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ऐसा नहीं A हट गया तो B डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, B तब भी वहाँ रहेगा, पर रिकॉग्नाइज किससे होगा, A से। जैसे कि किसी भी स्टूडेंट के नेम जो होते हैं, हम अगर स्टूडेंट टेबल की बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए 3 स्टूडेंट्स के नेम है, लेकिन यहाँ पे ये जो नेम जो एट्रीब्यूट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, SID पे। क्यों? क्योंकि नेम रिपीट हो सकते हैं तो यूनिकनेस नहीं रही, तो हम नेम के ऊपर इतना रिलायबल नहीं रह सकते कि भाई नेम से यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन आईडी तो यूनिक होगी, भले नेम रिपीट हो जाए, आईडी कभी रिपीट नहीं होती। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के नेम जो इन्फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड है, अपने रिकॉग्निशन के लिए, पहचान के लिए SID पे। उसी तरह से यहाँ पे B जो है वो A पे डिपेंड है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है। और इसमें जो राइट हैंड साइड में होता है उसे बोलते हैं डिपेंडेंट, और जो A में होता है उसे बोलते हैं, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे बोलते हैं डोमिनिएंट। यानी कि B जो है वो A पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट किस पे डिपेंड है, डोमिनिएंट पे, ठीक है। और एरो हमेशा डिपेंडेंट की तरफ रहेगा, और डिपेंडेंट हमेशा जो है RHS राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। ये होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। अब ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी बता देता हूँ मैं। ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, B जो है वो A पे डिपेंड है और C जो है वो B पे डिपेंड है, यानी कि A है तो B पहचाना जाएगा और B है तो C पहचाना जाएगा। तो इनडायरेक्टली C किस पे डिपेंड है, A पे, ठीक है। तो ये कहलाती है ट्राइबल या फिर ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये हटानी पड़ती है, ये हमने थर्ड NF तक देख लिया था, ठीक है। तो नॉन ट्राइबल यानी कि इन चीज़ों को हटा दें तो उसके बाद में जितने भी एट्रीब्यूट बच रहे हैं, जैसे कि यहाँ इस टेबल की बात करें तो नेम जो है वो SID पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बुक ID जो है वो भी SID पे डिपेंड कर रहा है, और बुक नेम जो है वो SID पे भी डिपेंड कर रहा है और बुक ID पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन इनमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है, यानी ABC वाला रिलेशन नहीं दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इस पे डिपेंड है, ये दोनों भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ये इस पे कनेक्टेड है, और ये भी एक तरह से इस पे डिपेंड है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि फंक्शनल डिपेंडेंसी हटा दी, ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी भी हमने हटा दी। अब सब नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी बची है। तो ऐसी जो डिपेंडेंसी बचती है, ऐसे जो एट्रीब्यूट्स बचते हैं, उस रिलेशन को इस तरह से शो किया जाता है, यानी कि x टेंड्स टू y या फिर A टेंड्स टू B, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि इस कंडीशन में ये जो एट्रीब्यूट है ये जिस दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये सुपर की होना चाहिए, यानी कि प्राइमरी की, ठीक है, या फिर सुपर की ये होना चाहिए,
ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की BCNF के अंदर कि जो भी अदर एट्रीब्यूट्स हैं, नॉर्मल एट्रीब्यूट्स जो हैं आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है, वो सारे प्राइमरी की पे डिपेंड होने चाहिए, ना कि किसी एक दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है। तो दो टर्म्स एंड कंडीशन हो गई, पहला टेबल जो 3NF में होनी चाहिए, दूसरा कि जितनी भी नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी बच रही है, ठीक है, x टेंड्स टू y या a टेंड्स टू b, उसमें a जो है वो सुपर की होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको 3.5 क्यों बोला जाता है, क्योंकि थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में क्या होता था कि ये वाली कंडीशन तो होती ही थी कि टेबल जो 2NF में होना चाहिए, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में होना चाहिए, तो हम उसे थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ये होती थी, और दूसरी कंडीशन क्या होती थी कि जितनी भी नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, x टेंड्स टू y जो मैं समझा चुका हूँ अभी, या a टेंड्स टू b, कुछ भी नाम दीजिए आप उसे, ठीक है, उसमें x जो है वो सुपर की होना चाहिए था और b जो है कोई प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए था, ठीक है। यानी कि a टेंड्स टू b का अगर एग्जांपल दो तो a तो सुपर की होना चाहिए, यानी कि प्राइमरी की या सुपर की, ठीक है, और b जो है वो होना चाहिए हमारा प्राइम एट्रीब्यूट, यानी किसी वो कोई ना कोई कैंडिडेट की होना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ी तो उसको भी प्राइमरी की बना सकें। तो ये थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में था, तो एक रियायत थी वहाँ पे, एक तरह से थोड़ी सी छूट दे रखी थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे BCNF के अंदर तो ये रूल भी हटा दिया ना भाई, b जो है वो प्राइम मेंबर हो ही नहीं सकता, प्राइम एट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही रूल लगेगा कि a सुपर की है और b उस पर डिपेंड होना चाहिए, इसलिए इसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट बोला जाता है, ठीक है, कि जो रियायत मिली हुई थी वो भी हटा दी। तो ये तो थी टर्म्स एंड कंडीशन। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये मैंने एक टेबल बना रखी है, टेबल स्टूडेंट, इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट है, SID, नेम, बुक ID और बुक नेम। ऑब्वियसली बात है, साफ पता लग रहा है कि ये स्टूडेंट्स ने कौन कौन सी बुक्स इशू करवा रखी है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो इसको हम चेक करते हैं कि या 1NF में है, हाँ भाई सारी एटॉमिक वैल्यूज़ है 1NF में है, ठीक है। 2NF में देखें तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमने रिमूव कर दी, जी हाँ हमने रिमूव कर दी है, ठीक है। थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की बात करें तो ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने हटा दी है, ठीक है। अब बचती है सारी जो नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो अब हम देखते हैं कि ये टेबल हमारी भाई 3NF तक तो कंप्लीट है, ठीक है। देन अब ये वाला रूल अप्लाई करना है, x टेंड्स टू y। तो अब हम देखते हैं, नेम SID पे डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि मैं इन सबको नाम दे रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे। अब ये जो कॉलम्स हैं इनको याद रखिएगा, इन कॉलम्स को मैं नाम दे रहा हूँ। SID को मैं S बना रहा हूँ, नेम को मैं N बना रहा हूँ, बुक ID को मैं बुक ID बना रहा हूँ, बुक नेम को मैं BN बना रहा हूँ, ठीक है। ये 4 एट्रीब्यूट्स हो गए, जैसे X Y Z होते हैं, ABC होते हैं, वैसे ये 4 हो गए। अब यहाँ पे नेम जो है वो स्टूडेंट ID पे डिपेंड है, तो भाई ये एक जो है हमारी नॉर्मल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है, क्लियर। अब अगर हम बात करें क्या बुक ID जो है वो नेम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, क्यों। सपोज ये राज है, राज ने एक बुक इशू कराई, उस बुक का ID 087, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं लाइब्रेरी में गया और मैंने बोला यार कि हिंदी वाली बुक किसने इशू कराई है, कि सर वो तो राज ने, स्टूडेंट कराई, जो राज ने जो है इशू करवाई है। अब मैं क्या करूँगा कि स्कूल में 3-4 राज है, तो क्या मैं सबके पास जाके पूछूंगा कि भाई तुम भी तो राज हो, तुम अलग क्लास के राज हो, तुम इस क्लास के राज हो, क्या तुम में से किसी ने हिंदी की बुक इशू करे। कितना ऑकवर्ड लगेगा, वो कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। उसके वजह सीधा बुक ID से डायरेक्ट पता लग जाएगा कि भाई ये राज कौन सी क्लास का है, इसका सरनेम क्या है, सब पता लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के बुक ID नेम पे नहीं बल्कि SID पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि S टेंड्स टू B जो बुक ID जो है वो स्टूडेंट ID पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी नॉर्मल है, बढ़िया, कोई इशू नहीं। अब बात करते हैं बुक नेम की, BN की। बुक नेम भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो स्टूडेंट ID पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। देखो सिंपल क्यों, क्योंकि ये बुक नेम इस पे डिपेंड क्यों कर रहा है कि भाई स्टूडेंट ID अगर हमें पता है तो हम डायरेक्ट बुक नेम से भी सर्च कर सकते हैं, इसलिए एक बार ये डिपेंड तो कर रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं कि स्टूडेंट ID के ऊपर बुक नेम डिपेंड कर रहा है। लेकिन साथ के साथ ये तो फिर भी एक बार डिपेंड करता है, नहीं करता है चलेगा, लेकिन डायरेक्टली वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बुक नेम बुक ID पर। तो वही वाला एग्जाम्पल, बुक के नेम मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकते हैं, लेकिन बुक ID तो यूनिक होगा ना। हिंदी की 2 बुक हुई चलेगा, लेकिन ID तो अलग अलग होगा, यानी कि बुक नेम डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, बुक ID पर। SID पे क्यों डिपेंड है कि भाई इस स्टूडेंट ने इसको बुक करवाया, इस बुक को, इसलिए चल रहा है। लेकिन मेन रिलेशन क्या है, बुक नेम किस पे डिपेंड कर रहा है, बुक ID पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बुक नेम के 2 रिलेशन है, जो 2 डिपेंडेंसी शो हो रही है, एक तो है हो गया स्टूडेंट ID के ऊपर और एक हो गया हमारा बुक ID के ऊपर। तो ये जो चीज़ है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एट्रीब्यूट 2 अलग अलग की कैंडिडेट 2 अलग अलग कीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये टेबल में नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, रिडंडेंसी हो सकती है, डेटा अपडेटेशन के टाइम पे हो सकती है। तो कुल मिला के ये हमने पहचान लिया कि कोई एक एट्रीब्यूट जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड कर रहा है तो उस एट्रीब्यूट को ही अलग कर दो,
उस सेक्शन को ही अलग कर दो, यही नॉर्मलाइजेशन है। तो अब हमको पता लग गया कि भाई ये बुक नेम जो है 2 पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सब तो एक एक पे चलेगा, तो ये 2 पे डिपेंड कर रहा है, तो इस बुक नेम को सेपरेट कर दो। तो हमने क्या किया, आप ध्यान से देखिए, हमने इस टेबल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक टेबल ये बनाई, स्टूडेंट आईडी, नेम और बुक आईडी यहाँ ले ली। इससे क्या पता लग रहा है, ये स्टूडेंट का आईडी, उसने ये वाली बुक इशू करवाई है, इस वाली बुक आईडी जो है, जो भी आईडी ये इशू कराई है बुक, और ये उस स्टूडेंट का नेम है। अब हमने जो दूसरी टेबल बनाई उसमें हमने खाली बुक आईडी और बुक नेम ले लिए। उससे क्या होगा कि भाई कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। बुक नेम बुक आईडी पे डिपेंड कर रहा है, तो बुक आईडी बुक नेम ही सेपरेट कर दिए मैंने, उस टेबल से निकाल दिए। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ये जो x टेंड्स टू y है, ये जो x सुपर की है और y उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बुक नेम 2 एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा था, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, इसलिए हमने बुक नेम को अलग कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि उसको खाली तो निकाल नहीं सकते, ठीक है, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने बुक आईडी लिया। यानी इस टेबल में बुक नेम जो है वो आपका एक सिंपल एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और बुक आईडी जो है वो इसका प्राइमरी की हो गया। तो कुल मिलाकर ये इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये रिलेशन कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पर भी देखें हम, तो ये हमारा सुपर की है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है। देखिए सुपर की प्राइमरी की क्या होते हैं, इसके लिए की फंक्शंस वाला हमने अलग से वीडियो बनाया, वो देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्राइमरी की यूनिक होती है, एंड प्राइमरी की का जो टॉप मोस्ट वर्जन होता है उसको सुपर की बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सुपर की है, प्राइमरी की है, ये भी इस पर डिपेंड कर रहा है और ये भी इस पर डिपेंड कर रहा है, क्लियर है। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं इस टेबल में जो एक से ज़्यादा कॉलम पे डिपेंड कर रहा हो, ये दोनों इंडिविजुअल इस पर डिपेंड कर रहे हैं, क्लियर। और वहाँ पे वो इंडिविजुअल इस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये होता है आपका BCNF, बॉयस कोडेड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, जिसके अंदर से हम क्या करते हैं कि भाई x टेंड्स टू y रिलेशन जो होता है टेबल में, उसमें x जो है सुपर की होना चाहिए और y जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट होना चाहिए या फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, वो हमने कर दिया, ठीक है। अगर और भी ज़्यादा सिंपल में आप ये समझना चाह रहे हैं कि एक्चुअली BCNF का सेंस क्या निकला, तो मैं आपको बताता हूँ, नथिंग एल्स। इस टेबल में 2 अलग अलग एंटिटीज़ को मैंने एक साथ जोड़ दिया था। स्टूडेंट एंटिटी को अलग, स्टूडेंट एंटिटी को जोड़ा, साथ में बुक एंटिटी को जोड़ दिया। 2 टेबल यहाँ पे एक साथ है। हमने क्या फाइंड आउट किया, क्या ये जो है SID, नेम और बुक आईडी, यहाँ तक तो टेबल समझ में आती है। ये स्टूडेंट का आईडी, उसका नेम, उसने बुक इशू करी, उस बुक का आईडी है। लेकिन यहाँ पे बुक नेम अगर हम देखें तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, बुक आईडी पर, क्लियर है। क्योंकि नेम रिपीट हो सके, हिंदी की 10 बुक हो सकती है पर 200 बुक की आईडी अलग अलग होगी, क्लियर। तो बुक नेम बुक आईडी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं एक्चुअली कि बुक नेम SID पे भी डिपेंड कर रहा है और बुक नेम बुक आईडी पे भी डिपेंड कर रहा है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट जो कि 2 अलग अलग एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा हो, उसको टेबल से अलग कर दो, ये कर दिया। लेकिन साथ के साथ उसके साथ में वो एट्रीब्यूट इस टेबल में जिस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहा था, जो मेन एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंसी दिखा रहा था, उस एट्रीब्यूट को भी साथ में ले जाओ। तो भाई वो हम ले गए, बुक आईडी और बुक नेम, क्लियर है। अब आप बोलोगे बुक आईडी इधर क्यों लिया है, तो फिर से प्राइमरी की फॉरेन की कंसेप्ट। यहाँ इस टेबल से तो मुझे खाली ये पता लगेगा स्टूडेंट का ID 1 है, नेम है राज, उसने 087 वाली बुक इशू कराई है। तो मुझे नेम भी जानना हो तो मैं इस वाली टेबल में जाकर के 087 के आगे देख लूँगा, अच्छा हिंदी वाली बुक इसने इशू कराई है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये सब हमें मैन्युअली नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक होगा। जब भी हम डेटा रिट्रीव करेंगे तो क्या होगा कि डेटा हमें जॉइंट फॉर्म में दिखेगा। तो ये होता है आपका BCNF, इसे याद रखिएगा, क्लियर है। ये जो है प्रोपोर्शन, ये वाला सबसे मेन है कि x टेंड्स टू y, y x पे डिपेंड कर रहा है, तो x जो है सुपर की होना चाहिए और y जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट होना चाहिए। जबकि 3NF के अंदर क्या था कि x तो सुपर की होना ही चाहिए, y प्राइम और ना, मतलब x जो है वो सुपर की होना चाहिए, अगर नहीं हो चलेगा। y जो है वो की एट्रीब्यूट होना चाहिए या फिर प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कि वो कैंडिडेट की होना चाहिए जिसको प्राइमरी की बना सकें। लेकिन BCNF में तो वो भी हटा दिया, भाई x ही है, वही सब कुछ है, सारे एट्रीब्यूट x पे डिपेंड करने चाहिए, वो भी इंडिविजुअल, और कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा हो। ये होता है हमारा बॉयस कोडेड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, इसको बोला जाता है BCNF, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होते हैं, जो मोस्ट ऑफ टेबल्स होती हैं, उनका जब नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो BCNF तक आते आते टेबल पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे उसको फर्दर नॉर्मलाइजेशन करने के लिए कुछ बचता नहीं है, ठीक है। इसीलिए BCNF तक ही आपको कई जगह देखने को मिलेगा कि नोट्स अवेलेबल है, या फिर सिलेबस में भी कई बार जो है BCNF तक ही इंट्रोडक्शन दे रखा है। लेकिन इसके आगे भी होती है 4NF, 5NF और 6NF, जो इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको 4NF, 5NF और 6NF भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको BCNF का पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है या कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। साथ के साथ आपके सजेशन और फीडबैक भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हमारे इस वाले वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं और उनके नोट्स, उन दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ और देखना चाह रहे हैं। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।